अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ हसीब और आज हम अपने एसे राइटिंग फॉर बिगिनर्स ओनली का मॉड्यूल 3 शुरू करने लगे हैं, जिसकी क्लास 1 है। लेकिन ये क्या सर, क्लास 1 तो हो गई थी, तो क्विकली एक दफ़ा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया था, उस टॉपिक से मैंने आपको रियलाइज़ कराया था कि आप कितने बड़े ब्लंडर्स मारेंगे। वहाँ से हमने ये बताया था कि आप किस तरह टॉपिक चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी किस में है, कौन सा ऐसे आप अच्छा लिख सकते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स थी ऐसे की। उसके बाद आपको मैंने की डिफरेंसेस बताए थे, जो सीएसएस में प्राइमरीली 2 डिफरेंस होते हैं एसेस के दरमियान, आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसेस का, वो हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने क्लास का कंटेंट डिस्कस किया था, एसे क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद एसे के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन रफ़ आउटलाइन भी होती है क्या, नीट आउटलाइन भी होती है सर। उसके बाद हमने ये देखा था कि यार एसे के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग रफ़ पेज पे हम कर रहे होते हैं, रफ़ साइड ऑफ द पेपर पे कर रहे होते हैं, वो कैसी दिखती है। उसके बाद जो हमारा एसे का मेन क्वेश्चन होता है कि सर सोचा कैसे जाए आउटलाइन के लिए, हमने वो क्विकली डिस्कस किया था। डू एंड डोंट्स की बात हमने की थी। उसके बाद आपको दिखाने के लिए, जस्ट विजुअल देने के लिए आपको एक आउटलाइन दिखाई गई थी, ठीक है जी, जिसमें ये सारे उसके टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे। उस पे एंड पे हमने ये पढ़ा था कि थीसिस स्टेटमेंट नज़र कैसे आती है, दिखती कैसे है, होती क्या है। हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ के उसके बाद ये रूल्स देखे थे कि क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी, आर्ग्यूबिलिटी, रेलेवेंस और कंसाइजनेस कैसे आनी चाहिए और कैसे दिखाई देनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट में, जो कि हमने इस एग्जाम्पल के साथ की थी। सो नाउ आज हम मॉड्यूल 3 की क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो क्लास 2 कवर कर रही होगी आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस को। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि एग्जामिनर आपसे आउट ऑफ दोज 10 एसेस 2-3 ऐसे पूछे जिसमें वो आपका ओपिनियन चाहता हो, आपको वो चाहता हो कि आप आर्ग्यूमेंट करें इस टॉपिक के ऊपर। आया सर वो टॉपिक दिखने में कैसे नज़र आएंगे, कैसे पता चलेगा कि एक टॉपिक जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। तो मैं आपको एक क्विक सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ, हैज़ द राइज ऑफ इंटरनेट हैड पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मैंने कोई आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ एक क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन वाले ही जो को आपके एसेस होते हैं ये आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। वाई? बिकॉज आपका जो रीडर है, आपका जो पढ़ने वाला या आपको एसे देने वाला जो बंदा है, वो चाह रहा है कि भाई आप बताएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें कि पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन के ऊपर किसका, इंटरनेट का। आप अपना स्टैंस बताएं। उसे तो पता है कि यार नेगेटिव पड़ा है कि पॉजिटिव पड़ा है, लेकिन ही वांट्स कि भाई आप मुझे बताएं, आया अगर आप पॉजिटिव को सपोर्ट करते हैं कैसे सपोर्ट करेंगे, नेगेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आया इस सारे प्रोसेस से जो आपका एग्जामिनर है वो कंक्लूड क्या करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि भाई आप जो हैं एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं, और आप अपना जो ओपिनियन प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना रिसर्च बेस्ड है। आपने जो बात करनी है, आया पॉजिटिव साइड्स ऑफ एजुकेशन या नेगेटिव साइड्स ऑफ एजुकेशन, वो रिसर्च के ऊपर कितना बेस करती है और हवाई बातें कितनी है। क्योंकि एग्जामिनर है, उसको तो पता होगा कि आपने जो बात की हुई है वो हवाई बेस्ड है या आपका पीछे एक स्ट्रॉन्ग आपका एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट है, या आपने कहीं रिसर्च की हुई है, या बिल्कुल वैसे ही आप मुँह उठा के आगे और अपने खुद से बातें कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इट क्रिएट्स दिस। तो इस तरह सामने जो सेंटेंस होगा, इवन मुझ जैसा एक नॉर्मल टीचर वो ये कंसिडर कर सकता है आपका ऐसे पढ़ के कि यार आया आप रिसर्च बेस्ड आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ या आपने खुद से कोई ब्लंडर मारे हुए। तो इमेजिन द लेवल ऑफ एफपीएससी एग्जामिनर्स और वो जो चेकर्स होते हैं, प्रोफेसर्स इन इंग्लिश, क्या क्या डिग्रीज होती हैं उनके पास, कितना एक्सपीरियंस होता है। सो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपका ओपिनियन चेक किया जा रहा होता है और एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंटेशन चेक की जा रही होती है। तो अगर आर्ग्यूमेंटेटिव की लिस्ट आपके साथ शेयर की जाए, दिस इज़ द लिस्ट, इस तरह के टॉपिक्स जितने भी होंगे वो आपके आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कि उसमें फॉल करेंगे। इज़ न्यूक्लियर एनर्जी अ सस्टेनेबल एंड सेफ अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल? इज़ क्लाइमेट चेंज प्राइमरली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? शुड द डेथ पेनल्टी बी अबॉलिश्ड वर्ल्ड वाइड? ठीक है जी। द इफेक्ट ऑफ वायलेंट मूवीज़ एंड टीवी शो ऑन चिल्ड्रन बिहेवियर? क्या इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करें। अगर आप कहते हैं नेगेटिव हैं तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करें। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आर्ग्यूमेंट जो बहसों मुबाहिसे होते हैं, कभी आपने देखा है कि कोई बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा हो कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है लेकिन अगर ये ना भी हो तो ठीक है,
या आपने कभी देखा होगा कि भाई जो इमरान खान का सपोर्टर होगा वो नवाज़ शरीफ का भी सपोर्टर होगा, वो जब भी आर्ग्यूमेंट करेंगे एक दूसरे को मारने की हद तक सीरियस आर्ग्यूमेंट करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर इन एन आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपने एक साइड ऑफ द टॉपिक को पकड़ना है और उसके ही बारे में सारी बातें करनी है। एंड समटाइम्स सर ये भी तो होता है कि हम अपनी जिस तरह इमरान खान की बातें करते 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 हम क्या करते हैं, नवाज़ शरीफ की भी नेगेटिव साइड्स बताने लग जाते हैं, विच आर जनरली वो क्या होती हैं, वो इमरान खान के ही उस फेवर में होती हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ के बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं विच इज़ समथिंग जो कि किसको सपोर्ट कर रही है, इन टर्न इमरान खान के क्लेम को सपोर्ट कर रही है। पॉलिटिक्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, आप एक तरफ पीडीएम को रख रहे हैं, ठीक है जी, एक तरफ आप पीटीआई को रख रहे हैं, और जब आप पीडीएम की बुराई करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि आप पीटीआई की अच्छाई बयान कर रहे हैं, या आप जब पीटीआई की अच्छाई बयान कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि आप पीडीएम की बुराई बयान कर रहे हैं। सो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझाने का मतलब ये था कि आने वाला जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाए। कीप दैट इन योर माइंड। ठीक है जी, और लिस्ट आपकी आसान करने के लिए, इज़ यूनिवर्सल हेल्थ केयर वायबल सोल्यूशन फॉर ऑल countries? Should animal testing be banned for cosmetic and scientific purposes? ये क्वेश्चन है। Is online education as effective as traditional classroom learning? तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, प्रो एंड कॉन्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वर्कफोर्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको क्या चाह रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट चाह रहे हैं। सो नाउ इफ़ यू हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे दिखाई कैसे देंगे, अब आते हैं क्विक से डेफिनेशन के ऊपर कि आपको हमेशा याद रहे कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे कैसे दिखते हैं, वो आपको याद रह गया। अब होते किस तरह के हैं, या एग्जामिनर हमसे क्या रिक्वायर क्या कर रहा होता है, ये रिक्वायर करता है, इट रिक्वायर्स टू इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक। इन्वेस्टिगेट करने का क्या मतलब है सर, एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन के ऊपर वो जो भी बात करेगा आप उसको पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, आया ये बात ठीक है कि नहीं है। वो कहता है कि एजुकेशन इज़ अ स्कैम, एजुकेशन एक स्कैम है, आपको स्किल्स और डिग्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अब क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे टॉपिक को कि आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो किस तरह का है, आया वो आपके इस क्लेम को सपोर्ट कर सकता है कि भाई एजुकेशन जो है वो स्कैम है। आपको लगता है कि आपके पास तो सिर्फ 3-4 ही पॉइंट्स हैं जो कि इस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इस आर्ग्यूमेंट को क्या करते हैं, अग्री करते हैं, लेकिन एजुकेशन स्कैम नहीं है भाई, एजुकेशन डिग्रीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और इसके लिए आपके पास बीसियों, इसके पास आपके 30s-20s ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो नाउ कौन सी साइड हैवी है, आपकी ये वाली साइड हैवी है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके रीडर से जो है वो डिसएग्री करेंगे और अग्री करेंगे विद अदर साइड, लेकिन वो हमेशा क्या होगी, आर्ग्यूमेंट एविडेंस रिसर्च बेस्ड होगी। कि आर्ग्यूमेंट जो आपका है वो रिसर्च बेस्ड है और वो लॉजिकल है। मतलब आपने कहीं खुद से बात नहीं की, किसी बंदे की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी मे बी इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की, किसी न किसी का कोई रेफरेंस ऐसा हो आपके पास जो कि सपोर्ट करे कि भाई ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। अगला क्या है कि आपने क्या करना है, अपने माइंड से वो डाटा कलेक्ट करना है और उसको जनरेट करना है, यानी रीजनरेट योर कलेक्टेड डाटा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। टॉपिक कह रहा था कि भाई एजुकेशन स्कैम नहीं है, एजुकेशन स्कैम है, आप कहते हैं नहीं है, तो अब आपने ये जो डाटा कलेक्ट किया हुआ था एजुकेशन एज अ स्कैम से रिलेटेड या एजुकेशन एज नॉट अ स्कैम, उससे रिलेटेड आपने क्या किया, उसको अब रीजनरेट कर दिया। और क्या किया आपने, एवेल्यूएट किए एविडेंस को और इस्टेब्लिश किया एक पोजीशन को कि भाई एविडेंस दे के आपने एक पोजीशन डेवलप की। वो पोजीशन क्या थी कि भाई मैं हर सूरत से, मैं हर एंगल से ये कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ नॉट अ स्कैम, एजुकेशन से ये होता है, एजुकेशन से वो होता है, अकॉर्डिंग टू ये एजुकेशन ऐसे है, अकॉर्डिंग टू वो एजुकेशन ये करती है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू एनीथिंग। तो आपने क्या करना है, अपना जो रेफरेंस देना है, आपने जो एविडेंस देना है वो हमेशा रिसर्च बेस्ड होगा। सो इमेजिन कीजिए कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। पढ़े बगैर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे करना, इट्स लाइक मतलब शूटिंग एन एरो और उसकी कोई मंजिल ही नहीं है, बस वो ज़ाया ही ज़ाया, पक्का ज़ाया है। क्यों? क्योंकि भाई आपको बहुत सारा इसमें आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा। और आर्ग्यूमेंटेटिव जो ऐसे होते हैं जनरली साइंस के टॉपिक, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और हेल्थ केयर, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में हमने अब पीछे एक्सप्लेन कर दिया कि आपका क्या होगा, आर्ग्यूमेंट का वो एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट होगा। एविडेंस के बगैर आर्ग्यूमेंट देंगे इलॉजिकल होगा, पकड़े जाएंगे, क्रॉस मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपका इस टॉपिक के ऊपर
क्लियर स्टांस, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये डिफरेंट कलर में वो किया हुआ है, वाई कि भाई आपका क्लियरली डिफाइंड स्टैंस होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड स्टैंस क्या होता है कि आप बोलेंगे ये भी ठीक है और यार ये भी ठीक है, नहीं, आप बोलेंगे ये ठीक है और ये स्ट्रांगली गलत है, और आप हर हद तक जाएंगे इसको ठीक साबित करने के लिए, जिसके लिए अगर इसकी एक दो बुराइयां भी करनी पड़गी तो आप वो करेंगे। तो ये आपको होता है कि क्लियरली डिफाइंड स्टैंस, कि आपको पता हो कि भाई मैं किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसको रीडर तक कन्विंसिंग बनाने के लिए, रीडर को कन्विंस करने के लिए आप एविडेंस यूज़ करेंगे, जो कि कोटेशंस भी हो सकती हैं, आपका किसी टॉपिक के ऊपर एनालिसिस हो सकता है। और ये हमेशा आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपकी क्या एबिलिटी चेक कर रहे होंगे कि आप अपना जो ऑन पोजीशन है वो किस तरह इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, यूएन ये सोचता है, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के बारे में ये सोचता है, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ये सोचता है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ये बात करता है, लेकिन मेरा पाकिस्तान के बारे में क्या, पाकिस्तानी इकनॉमी के बारे में क्या स्टैंस है, मेरा अपना ज़ाती। और ज़ाती स्टैंस कैसे आएगा, जब आप रीडिंग्स करेंगे। आपने बहुत सारी रीडिंग्स की, आपको पता चला कि भाई ये इतने पॉइंट हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़ हैं, इतने हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन के साथ हैं। तो अब आपका क्या स्टैंस है? आपको लगता है कि यार पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ख़राब है क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, तो आपने अब ये अपना स्टांस बना लिया, और उसको कैसे बनाया, रीड करके, लोगों के ओपिनियन पढ़ते पढ़ते पढ़ते, जिनके साथ आप अग्री करते कि अपने पास नोट डाउन कर देंगे, और इवेंचुअली आपका क्या बन गया, एक आर्ग्यूमेंट, आपका क्या बन गया, एक स्टैंस बन गया, ओपिनियन बन गया। अब कुछ लोग हैं पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें उनको, वो कभी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी बातें सुन ली हैं, इतना एविडेंस उनके पास है कि भाई पीटीआई के बारे में सपोर्ट करना उनको लगता है कि भाई यही हक है। नवाज शरीफ वाले पीएमएलएन वालों को सुने तो आपको लगेगा कि यार पीएमएलएन वालों के पास भी अच्छे खासे लॉजिक हैं, बट नाउ अब कौन किस तरह प्रेजेंट करता है, किसी पढ़े लिखे हुए बंदे के साथ आर्ग्यूमेंटेशन में आए, आर्ग्यूमेंट करें, तो मे बी पॉसिबल है कि भाई आप पीएमएलएन के सपोर्टर बन जाएं, ऑल्दो यू नो कि वो पार्टी किस तरह की है। या मे बी अगर आप पीटीआई के बड़े दुश्मन थे, लेकिन किसी पढ़े लिखे के साथ आप बहस में पढ़ें और वो आपको कन्विंस कर दे कि भाई पीटीआई जो है वो ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ व्हाट, आर्ग्यूमेंटेशन। तो यही तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपका राइटर चाह रहा होता है आपसे। अब अगर हम जनरली क्विक ओवरलुक देख लें कि यार आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में शुरू कहाँ से होगा, एक इंट्रोडक्शन से होगा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो क्या करेगा, आपका आर्ग्यूमेंट पेश करेगा, हर तरह से, हर बात वो आपकी आर्ग्यूमेंट वो सपोर्ट कर रही होगी, हर चीज़ जो इस जुमले में, इस पैराग्राफ में जो आप लिखेंगे वो क्या होगी, आपका सपोर्ट कर रही होगी, किसको, आपके स्टैंस को। उसके बाद आपने 7 या 9 बॉडी पैराग्राफ ऐसे लिखने हैं जो आपके इस आर्ग्यूमेंट को, जो आप थीसिस स्टेटमेंट की शक्ल में देंगे, उसको सपोर्ट करें। और उसके बाद वो वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, याद रखिएगा, वो क्या थी कि आपने अब 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ऐसा लिखना है जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करे, प्रेजेंट करे। एजुकेशन के ऊपर अगर बात करें तो एजुकेशन जो है वो एक स्कैम नहीं है, या एजुकेशन एक स्कैम है, जो लोग ये बात बिलीव करते हैं वो किस तरह गलत हैं, आप अब इन 2 पैराग्राफ में वो बताएंगे। आप ऊपर क्या बता रहे थे कि एजुकेशन जो है वो स्कैम नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो स्कैम है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो क्यों गलत सोचते हैं, तो अब आप उन लोगों को रिफ्यूट कर रहे होंगे। यहाँ पे आप अग्री कर रहे हैं उन बातों के साथ जो आप कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आगे आप रिफ्यूट करेंगे, ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि कैसे हमने रिफ्यूट करना है। अगर आपने वो रीडिंग मटेरियल जो ग्रुप में दिया था पढ़ा हो, आपको वहाँ से भी बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा। और एंड पे आप क्या करेंगे, अपनी कंक्लूजन देंगे जिसमें वही आपकी थीसिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हो रही होती है, रीड्रेस हो रही होती है, और ओवरऑल जो लुक थी आप कैसे की, वो आप क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर अब हम आए सारी समरी के ऊपर, तो दिस इज़ समथिंग जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए कि इतनी इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है आपके लिए कि आपका ऐसे यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से, ठीक है जी, और ये टोटल आपका ऐसे है जो कि 2200, 2500 या मैक्सिमम 3000 वर्ड का ऐसे है। शुरू आप करेंगे हुक से। हुक क्या होती है सर? हुक का मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार आप कोई मूवी देखते हैं और वो इतनी मज़े की मूवी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो मूवी की एंडिंग होती है वो शुरू में बता दी जाती है, ऐसा होता है ना। या कभी कभार आप कोई मूवी देखेंगे और उसके स्टार्ट में कुछ ऐसा सीन होगा ना कि बंदा बोलेगा यार ये क्या, ये किस तरह की मूवी है, ये तो देखनी पड़ेगी। वाई आप उस मूवी को आपने वैसे ही रैंडमली प्ले की, लेकिन आप इतने अट्रैक्ट हो गए कि आपने वो मूवी देखी पूरी। व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज हुक।
हुक क्या है, ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो मूवी का सीक्वेंस जो था, या वो जो इन्फॉर्मेशन थी, या वो जो सीन था जो शुरू में दिखाया गया था, वो आपकी हुक थी, आपको अपने तक हुक करने के लिए, अपने तक वो जोड़े रखने के लिए। उसके बाद आप देखते हैं कि मूवी में वो बैकग्राउंड बताया जाता है, हीरो को इंट्रोड्यूस कराया, हीरोइन को, उनकी केस स्टडी दी कि भाई कौन कहाँ से आता है, कौन क्या है, विलन की इंट्रोडक्शन हुई, और फिर उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आया ये लव स्टोरी है, आया ये रोमांटिक स्टोरी है, आया ये आपकी कोई हेट स्टोरी है, आया आपकी ये किस तरह की इसमें फ़ाइट होगा, इसमें हॉरर है, क्या है, वो आपको पता चल जाता है। सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी, द रीज़न इज़ कि भाई आप इन्हीं एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके अपने एसेस को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग फॉर द लॉन्गर टर्म आपको याद रहें चीज़ें, एग्जाम्पल्स ये वाली देनी पड़ रही हैं। आप क्या करेंगे, एक दो पैराग्राफ में अपनी हुक लिखेंगे, एक दो सेंटेंसेस में अपनी हुक लिखेंगे, 4-5 सेंटेंसेस, 2-4 सेंटेंसेस में अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद स्टार ऑफ द शो, ये आपका क्या है, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो आपका हुक है और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, थीसिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रही होगी। उसके बाद जो आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे उसको प्रूव करने के लिए आप रैंडम 1 2 3 4 अप टू 9 अप टू 10 या मिनिमम 7 आप पैराग्राफ लिखेंगे। और क्या होगा, आपका वो जो पैराग्राफ्स होंगे उनमें सपोर्टिंग आइडियाज़ होंगे जो आपकी इन थीसिस स्टेटमेंट को या इंट्रोडक्शन में जो बातें की हैं उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल्स होंगी जो इसके साथ एग्री कर रही होंगी, ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो एग्री कर रहे होंगे इस सब के साथ, और एक्सप्लेनेशंस होंगी उन आर्ग्यूमेंट्स की जो आप अभी बैठे हुए कर रहे होंगे। तो ये क्या होगा, आपके बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, और एंड पे आपकी क्या होगी जी, कंक्लूजन होगी, जिसमें स्टार्ट में ही आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करेंगे, रीड्रेस करेंगे, डिफरेंट वर्ड्स में वही बात करेंगे। उसके बाद जनरल छोटा वो ये स्पेसिफिक थे यहाँ पे ना, यहाँ से आप ब्रॉड शुरू करेंगे, वही जो ऊपर बातें की उनको ब्रॉडर सिग्निफिकेंस बताते बताते आप क्या कर देंगे, अपने ऐसे को एंड कर देंगे। तो अगर अब हम जनरली क्विक सी वो करें तो ये आपकी क्या डिवीजन बनती है कि आपने जो पहला पैराग्राफ लिखना था वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ है आपका। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। ये आपको बॉडी के लिए मटेरियल दे रहा होता है। ये आपका दिमाग है, ये आपका बॉडी है, और ये आपकी टांगें हैं। आपने क्या करना है, ये नरिशमेंट जो आपकी पैराग्राफ्स को मिल रही होगी वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दे रहा होगा। और वो कहाँ से देगा, किसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के, आपकी थीसिस स्टेटमेंट को बता के। यहाँ पे आपने नोट किया कि ये जो कलर है ये वाला यहाँ पे आके चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि ये आपके वो वाले पैराग्राफ्स हैं जो आप थीसिस स्टेटमेंट आप जब रिफ्यूट करेंगे, आप अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करेंगे, बताएंगे कि एजुकेशन इज़ नॉट अ स्कैम, नहीं, एजुकेशन इज़ अ स्कैम। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो क्यों गलत सोचते हैं, अब उनके बारे में आप बात करेंगे। या आप इमरान खान की तारीफ़ करते करते वे नवाज़ शरीफ की जो बुराइयां करने लगते हैं, तो ये वो वाला एलिमेंट है ये पैराग्राफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, आपको लगता होगा कि यार मतलब एवं बकवास है, ये क्या तरीका है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आपका ये रिफ्यूटिंग पैराग्राफ्स अगर ना अवेलेबल हुआ, आपके ये बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं वो उसी सीक्वेंस से ना हुए जैसे ऊपर आपने बातें की हैं, तो वो क्या कहते होते हैं, कसम से आपके ये क्रॉस किया कर दिया जाएगा ऐसे, आप 10 नंबर भी नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है यार, इंग्लिश ग्रामर का जिस तरह स्ट्रक्चर होता है ये वो स्ट्रक्चर है जो कि आपको करना ही करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल क्रॉस ऑन योर होल, ऐसे नहीं कर सकते क्वालिफाई जब तक आप इस स्ट्रक्चर को वो नहीं करेंगे। इतनी मेहनत किस लिए मैं कर रहा हूँ, क्या क्या बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉर द सेक कि भाई आपको ये हमेशा के लिए याद रहे कि भाई इस ऐसे में हमने ये चीज़ें करनी है। नहीं करेंगे तो आप अगली भी अटैम्प्ट यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, आपको भी अल्लाह जी उम्र दें, मुझे भी दें, तो आप आएंगे दोबारा और अग्री करेंगे कि सर आपने तो बात बिल्कुल ठीक की थी, सब मैं अच्छा लिख के आया हूँ। आपके ग्रामर कोर्स में भी मैं एनरोल था, वहाँ से मैंने सब सीखा भी, लेकिन फिर भी मुझे क्रॉस मिला। और मैं आपको फिर ये याद दिलाऊंगा कि आपने ये वाला पैराग्राफ मिस कर दिया था। आपने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे थीसिस रीस्टेट करनी थी वो नहीं दी थी, आप ब्रॉडर नहीं चले थे, या आपने शुरू में ही थीसिस स्टेटमेंट ठोक दी थी, या आपने ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की थी, फ्रॉम ब्रॉडर टू स्पेसिफिक, ठीक है जी, एंड फ्रॉम स्पेसिफिक टू ब्रॉडर। ये आपने हमेशा याद रखना होता है, ठीक है जी। अब आते हैं, अगर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर क्विक सा देखेंगे तो ये क्या करेगा जी, आपका एक डिस्क्रिप्टिव, बिगिन विद अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल जो कम्युनिकेट करता है आपकी पोजीशन को, कि आप अग्री कर रहे हैं राइटर के साथ, रीडर के साथ कि नहीं, वो जो बात कर रहे हैं उसके साथ अग्री कर रहे हैं तो हाँ, नहीं कर रहे तो ना।
ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, वही अपने अटेंशन ग्रैबर वाली बात होगी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, नेसेसरी बैकग्राउंड देंगे और एंड पे आप क्या करेंगे, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद अगर बॉडी पैराग्राफ की बात की जाए तो आप आइडेंटिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे प्रॉब्लम्स को। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि भाई आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एजुकेशन जो है वो कैसे एक स्कैम नहीं है, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे होंगे, उसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि भाई एजुकेशन का स्कैम ना होना एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाता है, या एजुकेशन का स्कैम होना ये किस तरह झूठ है। आप उसके बाद राइटर का वो आप रिव्यू दें, वो अपोजिंग आपका पैराग्राफ होगा इसमें। उसके बाद एंड पे आपकी कुछ रिकमेंडेशंस होंगी और उसके बाद आपकी कंक्लूजन होगी। और सोर्सेज, सर इतनी इन्फॉर्मेशन लाएंगे कहाँ से, मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज़ अ दिस रिसर्च दैट सेज कि भाई आप 1000 वर्ड्स जो पढ़ते हैं ऑन एवरेज, उसमें से आपको अराउंड 90 या 30 कुछ इस तरह था जो आपको सिर्फ याद रह जाते हैं, बाकी सारा रीडिंग मटेरियल आपके माइंड से निकल जाता है। तो आपको ये अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, एनेक्डोट, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट, रिसर्च, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप एक पोजीशन में होंगे कि 3000 वर्ड कैसे लिख सकें। एंड पे कंक्लूजन होगी परसुएसिव लैंग्वेज में आप लिख के क्लियरली, ऑब्वियसली, देयरफॉर, आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके अपने रीडर के माइंड में आने वाला कोई भी डाउट, कोई भी इस तरह की चीज़ जो उसके माइंड में उसको कन्विंस करने से रोक रही हो कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं है, वो आप क्या कर देंगे, अपनी कंक्लूजन में प्रेजेंट करेंगे। नाउ आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और स्टार्टिंग के ऊपर, वन बाय वन करके अब अगली क्लासेस में हम लोग चल रहे होंगे। सबसे पहले एजुकेशन के बारे में ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है आपके लिए, इसी को आप अपना ऐसे कंसिडर करेंगे। इज़ एजुकेशन अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज? आया जो सोशल चेंज आ रहा हो तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसकी हुक जो है, मतलब ये अगर मैं आपकी जगह बैठा हुआ हूँ तो मैं ये कैसे शुरू करूँगा, मैं शुरू करूँगा एक कोटेशन से। हुक जो होती है वो आपकी कोटेशन भी हो सकती है, जैसे कि नेल्सन मंडेला सेड एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये मुझे कोटेशन याद भी है, नेल्सन मंडेला की भी है, मैं तो ये यूज़ करूँगा। लेकिन मुझसे ज़रा सा जो जीनियस स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, मेटाफोर को यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा सिमिलीज़ को यूज़ करेगा, और वो क्या करेगा, एजुकेशन को किसी की के साथ रिलेट करेगा। वो कहेगा कि एजुकेशन इज़ अ की दैट अनलॉक्स द डोर ऑफ नॉलेज, इलिमिनेटिंग, फिर उससे क्या होता है, इलिमिनेटिंग आवर माइंड्स लाइक अ बीकन, बीकन नहीं, बीकन इन द डार्केस्ट नाइट। अब ये जी एक बड़ा वो अच्छा स्टूडेंट था जिसको ये मेटाफोर मतलब याद था। उसके बाद एक स्टूडेंट ऐसा आएगा जो कि स्टैट सीधा ठोकेगा, जो स्टैटिस्टिकल डाटा जिसका स्ट्रांग होगा, जिसकी फैक्ट्स एंड फिगर को याद रखने की मेमोरी स्ट्रांग होगी, वो क्या करेगा, वो एक स्टैटिस्टिक देगा। कंट्रीज़ विद हायर लिटरेसी रेट टेंड टू हैव लोअर पॉवर्टी रेट। शुरू में ही आके आपने क्या कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग सा फैक्ट दे दिया, और आप आगे कहते हैं द स्ट्राइकिंग फैक्ट अंडरस्कोर्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। मतलब आपने क्या हुआ, ये पढ़ के पता चल गया ना कि भाई एजुकेशन जो है वो सोशल जो चेंज है उसको क्या करती है, कैटलाइज करती है। अग्री हो गया आपने, तो ये ज़्यादा, ये कम मज़े का था, ये उससे थोड़ा बेहतर, ये सबसे बेहतर, ठीक है। और उसके बाद एक और आता है जो कि होता है आपका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव हुक। ये क्या होती है, ये एकदम आपका जो पॉइंट है उसको क्या करती है, ठोक बजा के अपने रीडर तक पहुंचा देती है। शुरू ही आप ऐसे करते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ प्रिविलेज। एकदम आप कहते हैं कि भाई ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है जो क्या करता है, एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, सोसाइटीज़ को शेप करता है और रास्ता बनाता है किसके लिए, ब्राइटर और मोर इक्विटेबल फ्यूचर की तरफ। एकदम आपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे के डिक्लेयर कर दिया कि भाई सोसाइटी के लिए चेंज चाहिए, सोशल चेंज चाहिए, तो भाई एजुकेशन का साथ पकड़ना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 4 मेन टाइप्स ऑफ हुक हैं, आपको जो बेहतर लगती है आप वो करें। आपको मैंने सीक्वेंस बता दी, पहली, ठीक है जी, मेटाफोर, दूसरी स्टैटिस्टिकल डाटा, तीसरी, और आपका स्ट्रॉन्ग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब 1 2 3 4 नहीं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये कोटेशन वाला उससे कम है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको एक चैलेंज को एक समय देता हूँ, अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो आप ये कीजिए कि अपने फेवरेट 2 टॉपिक के रिलेटेड कोई हुक मुझे लिख के देना।
मज़ा आ जाए कि भाई आप अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई हुक लिखें, मुझे सेंड करें, मुझे बताएं सर ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैंने ये हुक बनाई है। जो आप में से ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट हैं वो इन चारों टाइप्स की हुक्स मुझे बता के सेंड करें, सर ये पहली हुक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो दिस इज़ हाउ यू विल गोना लर्न। नहीं करेंगे और सिर्फ इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप मेरा भी अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं होना इन वीडियोस से, कुछ भी नहीं होना जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब आते हैं क्विकली किसके ऊपर जी, बॉडी पैराग्राफ के ऊपर, कि यार हमने हुक तो दे दी, अब आगे बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। इसमें जी ये शुरू होता है बैकग्राउंड से। आप अब बैकग्राउंड नॉलेज देंगे, किसके बारे में देंगे, नॉलेज एजुकेशन के बारे में देंगे। और एजुकेशन के बारे में क्या बातें करेंगे, आप हर वो बात करेंगे जो आपका इस पॉइंट को डिक्लेयर करे, इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करे कि एजुकेशन जो है वो सोशल चेंज का क्या है जी, कैटलिस्ट है। अब आप क्या करेंगे, आप कहते हैं एजुकेशन इज़ अ कॉर्नर स्टोन, कहाँ गया जी मेरा पेन, ये एजुकेशन इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। एकदम स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपने क्या किया, एजुकेशन का बेहतरी बताई, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया। ये क्या करता है, प्लेइंग अ पिवटल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़। इंडिविजुअल और उसको करने के लिए ये आपने स्टांस ले लिया। थ्रू आउट हिस्ट्री एजुकेशन हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ मीन टू इम्पार्ट नॉलेज, कल्टिवेट स्किल एंड फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ। आपने हर वो स्टैंस लिया, हर वो बात की जो इस बात को सपोर्ट करती है कि एजुकेशन सोशल चेंज के लिए कितना ज़रूरी है, कितना एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। अगला दूसरा तरीका ये हो सकता है, या एक पैराग्राफ आपका ये आपका एक बैकग्राउंड ये था, बैकग्राउंड का जो सेंटेंस है, दूसरा ये है। अब इसमें आपने देखा कि भाई आपने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स उनको यूज़ किया हुआ है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ किया हुआ है। तो ये आपके मॉड्यूल 1 की वो चीज़ें हैं, नेमतें हैं जो मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी, आप उनको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या है जी, एजुकेशन हैज़ लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड एज अ पावरफुल फोर्स। आपने एकदम बता दिया कि ये पावरफुल फोर्स है, पढ़ के ही पता लगता है कि भाई इसमें क्या बात हो रही होगी, इंडिविजुअल और सोसाइटी की बेहतरी की बात हो रही होगी, इसको एज अ कैटलिस्ट हम एम्पावर कर रहे हैं। अब आपने ये पढ़ के ये देखा कि हर सेंटेंस क्या कर रहा है, ये आपको बावर करवा रहा है, आपको ये कन्विंस करा रहा है आपके रीडर को कि भाई आप जो स्टांस ले रहे हैं वो एजुकेशन एज अ कैटलिस्ट ऑफ सोशल चेंज के बारे में ले रहे हैं। उसका कोई अपोजिटिंग सेंटेंस नहीं है कि शायद एजुकेशन इज़ नॉट अ कैटलिस्ट, नहीं, हर सेंटेंस क्या कह रहा है, इग्नाइटिंग देयर पोटेंशियल, ड्राइविंग सोशल प्रोग्रेस, एजुकेशन हैज़ द रिमार्केबल एबिलिटी टू ब्रेक साइकिल ऑफ पॉवर्टी, चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड ब्रिज द गैप्स ऑफ इनइक्वालिटी। हर सेंटेंस आपका क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है। आर्ग्यूमेंट अभी नहीं दे रहे आप, लेकिन डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई आने वाला जो आगे मेरी बॉडी पैराग्राफ होंगे उनमें मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तीसरा तरीका या तीसरा आपके लिए सेंटेंस, एक ही टॉपिक के ऊपर 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, एजुकेशन, और मैं आगे कॉमा डाल के क्या कह देता हूँ, दी विद इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, के एकदम के भाई एजुकेशन क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हैज़ कंसिस्टेंटली इमर्ज एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज अक्रॉस द डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट एंड सोसाइटीज़। भाई एकदम पता चल गया कि आप क्या स्टांस ले रहे हैं, आगे उसी स्टांस को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी जिसमें आपने अपने रीडर के जहन को रेडी किया कि भाई अब आने वाली जो थीसिस स्टेटमेंट है वो किस बारे में होगी। ये पढ़ के आपके रीडर को पता चल जाएगा ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एजुकेशन एज अ सोसाइटल चेंज का कैटलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपकी आती हैं थीसिस स्टेटमेंट, वही एक ही टॉपिक के ऊपर 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, जो भी आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद द टूल्स टू नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन लाइफ। ठीक है जी, कैसे, एम्पावरिंग देम टू परस्यू देयर एस्पिरेशन एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू देयर कम्युनिटीज़। और यहाँ पे हमने कॉमा भी डालना था, ये कॉमा की गलती हुई है मुझसे, ठीक है, यहाँ कॉमा करके एस्पिरेशन एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली। दूसरा तरीका एजुकेशन, और आगे मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। एकदम मेरी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के रीडर समझ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, उस टॉपिक के साथ अग्री कर रहा है। और आगे मैं क्या कहता हूँ, होल्ड्स द की टू एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, ब्रेकिंग द चेन ऑफ पावर इनइक्वालिटी, fostering inclusive and prosperous societies as it equips individuals with essential knowledge, skill and critical thinking abilities जो कि necessary हैं personal और societal progress के लिए।
तो कितना मज़े का सेंटेंस, कितना बेहतरीन किस्म का सेंटेंस, कॉमा को यूज़ करते करते, ये देखें कॉमा कॉमा कॉमा, ये कितने कॉमा यूज़ करके हमने बेहतरीन किस्म का सेंटेंस लिख के दे दिया। और ये अगर आपको कॉमा का यूज़ नहीं आता तो मॉड्यूल 1 की क्लासेस में कहीं यूज़ ऑफ कॉमा है, उसकी क्लास देखिएगा। तीसरा जो है एजुकेशन प्ले कैसे करती है एक पिवटल रोल, किस में, ड्राइविंग सोशल चेंज। मतलब हमने शुरू में ही बता दिया कि भाई हम एजुकेशन को सोशल चेंज का ड्राइवर समझते हैं, हम अग्री करते हैं इस बात के साथ। सो नाउ आपको आइडिया हुआ कि आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसा नज़र आएगा। हर बात आप जो करेंगे वो क्या कर रही होगी, एक आर्गुमेंट दे रही होगी जिसको आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे आपने कहा ना कि भाई एजुकेशन जो है पिवटल रोल प्ले करती है ड्राइविंग सोशल चेंज, अब आगे आपने आने वाले पैराग्राफ में ये बात साबित भी करनी है। कैसे करती है जी, एम्पावर करती है इंडिविजुअल को, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ, इनको इक्वालिटी को प्रमोट करती है, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ, सोसाइटल प्रोग्रेस को फॉस्टर करती है, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ, इससे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्केल और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ आपको ये लिखने पड़ गए हैं और सिर्फ एक एक लफ्ज़ के ऊपर। तो इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि मैं आपको बोलूं कि प्रमोटिंग इनइक्वालिटी या इक्वालिटीज़ के ऊपर पैराग्राफ लिखें। तो जिस दिन आप एक टॉपिक, एक लफ्ज़ के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखने लग गए तो जो अंडरस्टैंड कि भैया आपका ऐसे क्वालिफाई है। अब मैंने क्या किया, उन 3 टॉपिक्स को या उन 3 हिस्सों को उठा के आपस में जोड़ दिया, दैट्स इट। पहला वो जो सेंटेंस पढ़ा था मैंने वो ये पढ़ा हुआ है जी, अगले जो मैंने कुछ सेंटेंसेस बैकग्राउंड के तौर पे रखे थे वो ये पढ़े हुए, और आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ये पढ़ा हुआ है। तो आपका पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, सारे का सारा डिक्लेरेटिव है, सारे का सारा क्या कर रहा है, बात कर रहा है किसके बारे में, नॉलेज के बारे में, नॉलेज एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। और ये उसी सीक्वेंस का दूसरा मैंने क्या किया है, दूसरा वर्जन आपके लिए क्रिएट किया है जो कि शुरू होता है किसके साथ, एक स्टेटमेंट के साथ। वो क्या कहती है, एजुकेशन हैज़ लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड एज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर चेंज। ये हमने शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं किस तरफ टिल्ट कर रहा हूँ, आया मैं दाहिनी तरफ हूँ, बाइनी तरफ हूँ, कहाँ टिल्ट कर रहा हूँ। और आगे मैं करता हूँ जैसे कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन पावरफुल वेपन है जो चेंज करता है दुनिया को चेंज करता है। तो सोसाइटी क्या चीज़ है, यहाँ से अब आगे हम क्या करते हैं, एक एक बात करते हैं। इट्स अ ड्राइविंग फोर्स दैट फ्यूल्स प्रोग्रेस को फ्यूल करती है, बैरियर्स करती है, डिसमेंटल्स करती है किसको जी, बैरियर को, फॉस्टर करती है किसको जी, इक्विटेबल और इंक्लूसिव वर्ल्ड को। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन क्या करती है, लाई इन द एबिलिटी टू इग्नाइट क्यूरोसिटी देती है, एम्पावर करती है इंडिविजुअल को नॉलेज और स्किल के साथ, और इंस्पायर करती है उनको स्टेटस को चैलेंज करने के लिए। इमरान खान की एग्जांपल जहन में ले आएँ। उसके बाद जी, बाय डेवलपिंग इनटू द इंट्रिकेट डायनामिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज, वन कैन अनरेवल द मल्टी फैसेट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन पर्सनल ग्रोथ, एक बात, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी, और परसुएट फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर ये तीसरी बात हमने कर दी। फिर अगेन हम कहते हैं फ्रॉम ब्रेकिंग साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी टू चैलेंजिंग द ingrained social norm, education act as a transformative agent that empower individual, nurture critical thinking and drives positive change। यहाँ पे हमने हर बात किसको सपोर्ट करने के लिए की कि भाई एजुकेशन जो है वो आपकी सोसाइटी का एक कैटलिस्ट है, सोसाइटल चेंज का एक कैटलिस्ट है। हर बात उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, उसके बारे में ही बात कर रही है। और एंड पे हम क्या करते हैं, वही एक थीसिस स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। सो आपको अब पता चला कि आप ऐसे में क्या गलतियाँ कर रहे थे। गलतियाँ ये थी कि आप बिना अंडरस्टैंड किए कि ऐसे कौन सा है, क्या ऐसे है, आप उठा के मुँह उठा के आप क्या कर रहे थे, बस लिखी जा रहे थे। कहीं पे आप डिसएग्री कर रहे हैं, कहीं पे आप अग्री कर रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंसेस पढ़ के इफ़ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपको मैं रब करके दे देता हूँ, ठीक है जी। इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें सो दैट आपको पता हो कि क्या आपने पढ़ा था। तो आपने क्या करना होता है कि हर सेंटेंस ऐसा लिखेंगे जो कि डिक्लेयर कर रहा हो, जो कि एक्सेप्ट कर रहा हो, जो कि अग्री कर रहा हो विद योर स्टेटमेंट कि भाई एजुकेशन जो है वो पावरफुल कैटलिस्ट है चेंज का, ठीक है जी। सो आप डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आई नो दैट, इसलिए छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ, हैं लेंथी हैं लेकिन टॉपिक बहुत छोटे कवर कर रहा हूँ सो दैट आप इनको एब्जॉर्व कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अपने पास नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन किए बगैर कभी काम नहीं आएगा कुछ भी। आपको जो आपको असाइनमेंट अभी इसमें दी है उसके ऊपर वर्क करें। असाइनमेंट क्या थी, यही कि भाई आप अपना जो क्या जी वो हुक्स जो हैं वो 4 हुक्स अगर मुझे आप लिख के दे देते हैं, या मे बी आप अगर मुझे बॉडी पैराग्राफ जो हमने वो इंट्रोडक्टरी वो कहा था थीसिस स्टेटमेंट से पिछला जो तीसरा हिस्सा है, पहला आपकी हुक, दूसरा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड और तीसरी थीसिस है, इसमें से पहला वाला कर दें, दूसरा वाला कर दें, या किसी भी टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिख के दे दें, कुछ लिख के दें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।